ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। ठीक नहीं विदेशी रक्षा सामग्री पर निर्भरता, हमें अपनी रक्षा तकनीक बनाना चाहिए। कहते हैं ना, उसी की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात होती है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान F-35 की भारत को बिक्री की पेशकश की है। और इसके बाद से देश में बहस छिड़ी हुई है कि भारत को ये विमान खरीदने चाहिए या नहीं। इसका एक कारण है कि अमेरिका की तरह रूस ने भी भारत को अपनी सबसे उन्नत लड़ाकू विमान सुखोई 57 को बेचने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में सुखोई 57 का भारत में रूस द्वारा निर्माण और उसके कलपुर्जों के निर्माण का काम भारतीय कंपनियों को दिया जाना भी शामिल है। रूस इस सौदे में भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की तकनीक भी हस्तांतरित करने को तैयार हो सकता है, और जिसमें फाइटर जेट इंजन निर्माण से लेकर रडार तकनीक भी शामिल होती है। और विडंबना यह है कि भारत में बहस इस पर केंद्रित रहती है कि किस देश से कौन सा हथियार खरीदा जाए। जहां हम इस प्रश्न को लेकर उलझे हैं और कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान अमेरिका से खरीदे जाए या रूस से, वहीं चीन ने 6ठी पीढ़ी के स्व निर्मित लड़ाकू विमान का परीक्षण शुरू कर दिया है और हम लोग दूसरे पर निर्भर हैं कि इससे खरीदें या इससे खरीदें। और चाइना अपने 6ठी पीढ़ी का आप देखते हैं कि क्या परीक्षण शुरू कर दिया। भारत 4थी पीढ़ी के स्व निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस की वायुसेना की अपेक्षित आपूर्ति ही नहीं कर पा रहा है, और इसे लेकर बीते दिनों वायुसेना प्रमुख ने भी असंतुष्टि जाहिर की। अगर हम यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी दबाव मान लेते हैं तो संभव है कि तेजस के लिए जरूरी अमेरिकी कंपनी जेई के इंजन मिल गए होते। वैसे तेजस भी पूरी तरह स्वदेशी नहीं है और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि रूस सैकड़ों प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद 3 सालों से यूक्रेन युद्ध इसलिए जारी रख पा रहा है क्योंकि वह हथियारों के निर्माण, ऊर्जा संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर है, अपने आप पर डिपेंड है। यह क्षमता ही किसी देश को सही मायने में संप्रभु महाशक्ति बनाती है। इस क्षमता का ही परिणाम है कि अमेरिका के नए सत्ताधीश यह बाखूबी समझते हैं कि रूस जैसी आत्मनिर्भर शक्ति को निर्णायक रूप से हराया नहीं जा सकता है। वे अब रूस से समझौते की बात कर रहे हैं। भारत विभिन्न देशों पर अपनी निर्भरता के चलते आज तक कोई युद्ध इतने समय तक नहीं चला ही नहीं पाया, और युद्ध के मैदान में जीती बाजी भी हम विदेशी दबाव के चलते वार्ता की मेज पर हारते रहे। 1971 का युद्ध गुलाम कश्मीर पर कोई निर्णायक फैसला लिए बिना जल्दीबाजी में इसलिए समाप्त किया गया था क्योंकि सोवियत नेता अमेरिका से एक सीमा से अधिक राय नहीं बढ़ाना चाहते थे। हम रक्षा और दूसरों मामलों में सोवियत संघ पर निर्भर थे। यही कारण है कि भारत के पहले सीडीएस रहे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत चाहते थे कि भारत अपने रक्षा उपकरण स्वयं ही बनाए, और वे अगर विदेशी रक्षा उपकरणों से गुणवत्ता में थोड़े कमतर भी हों तो भी स्वदेशी उत्पादों को ही वरीयता दी जानी चाहिए। जनरल रावत का कहना था कि यदि कोई स्वदेशी रक्षा अनुत्पाद गुणवत्ता के 70% मानक भी पूरे कर दे तो विदेशी साजो सामान के मुकाबले उसे वरीयता मिलनी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो देश का धन देश से बाहर नहीं जाता और बिना किसी दूसरे देश की नीतिगत प्राथमिकताओं का दबाव झेले ऐसे रक्षा उपकरणों का अनवरत उत्पादन किया जा सकता है। और जहां तक गुणवत्ता का प्रश्न है तो तकनीकी विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें असफलताओं से भी सीखने को मिलता है। समय के साथ खामियों को गहन अनुसंधान से दूर किया जा सकता है। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद चंद्रयान 3 में की गए सुधारों के चलते वह बेहद सफल भी रहा। गुणवत्ता में क्रमिक सुधार का चीन सबसे बड़ा उदाहरण है। चीन भी शुरुआती दिनों में हथियारों के लिए सोवियत संघ पर निर्भर था, परंतु उसने जो लड़ाकू विमान और युद्धक उपकरण एक बार सोवियत संघ से खरीदे उनकी नकल कर वैसे ही उत्पाद स्वयं बनाने की कोशिश की, और रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाए गए ये उत्पाद प्रारंभ में अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं थे, परंतु चीन निरंतर अनुसंधान में लगा रहा और चीनी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से अपने छात्रों को पढ़ने विश्व भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भेजा और जहां उन्होंने उच्च तकनीक से जुड़ा ज्ञान हासिल किया। बाद में विदेशी कंपनियों से भी ऊंचे पैकेज देकर उन्हें वापस चीन बुलाया ताकि वे अपने देश के लिए काम करें। सोवियत संघ ने भारत और चीन को MiG-21 विमान 1961-62 में लगभग एक ही समय पर बेचे थे। चीनी इंजीनियरों ने MiG-21 और सुखोई 15 के डिजाइन की नकल कर 1980 तक आते आते अपने लड़ाकू विमान J-8 बना डाला। 2017 में स्वनिर्मित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 को चीन अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। इसके विपरीत 1984 में शुरू किए गए भारतीय हल्के लड़ाऊ विमान कार्यक्रम के अंतर्गत तेजस विमान आज तक अपेक्षित संख्या में भारतीय वायुसेना को नहीं मिल सका, और यह स्थिति बहुत कुछ बताती है।
और आप देखिए वायुसेना की आवश्यकताओं और भारत की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए अब सीमित मात्रा में ही विदेशी लड़ाकू विमानों की खरीद होना चाहिए, और इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भी विदेशी लड़ाकू विमान खरीदा जाए उसके अधिकतर तकनीक का को हस्तांतरण हो। और आप देखिए अब की बार विदेशी लड़ाकू विमान खरीदते हुए यह एक राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए कि भारत अंतिम बार ही कोई विदेशी लड़ाकू विमान खरीद रहा है, और इसके बाद स्वयं ही अपनी सेनाओं की आवश्यकताओं के लिए उनका निर्माण किया जाएगा। यह एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए, और इसके लिए आवश्यक अनुसंधान के लिए जितने भी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता हो सरकार को खुले मन से उन्हें मुहैया कराना चाहिए। साथ ही विदेशों में आप देखते हैं कि काम कर रहे उच्च कोटि के भारतीय इंजीनियरों को किसी भी कीमत पर वापस भारत में लाना चाहिए, जिससे भारत सही मायनों में एक आत्मनिर्भर महाशक्ति बन सके। लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक है, इनका नाम है दिव्य कुमार सूती, इनको द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और एक बात आप लोग देखिए, लगभग एक ही समय में हम लोग चाइना और हम लोग आज़ाद हुए, भारत और चाइना आज़ाद हुआ। और आज सोचिए, आज जीडीपी के मामले में देख लीजिए, तकनीक के मामले में देखिए, हमसे आगे है चाइना। क्यों आगे है? कौन से वो कारण है? उन कारणों पर हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और अगर हम दूसरे से कुछ सीख रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं रहती है। कोई हमसे आगे निकल गया है, वो क्यों निकल गया, कैसे निकल गया है, तो ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि फ्रांस से विमान खरीद लेते हैं, हम लोग खुशियां मनाने लग जाते हैं। भाई काहे की खुशियां मनाना है भाई? जब हम लोग खुद बनाने लगेंगे ना ऐसे, तब हम लोग खुशियां मनाएंगे। क्योंकि वही आप देखते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा होगा तो पाकिस्तान भी खरीद लेगा, चाइना भी खरीद लेगा, हर देश खरीद सकता है। वो तो वहां एक तरह से बेचा जा रहा है ना। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बताया करिएगा। नई शिक्षा नीति पर सस्ती राजनीति। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो का कथन है कि शिक्षा राजनीति की दासी नहीं है, बल्कि सत्य और प्रगति का मार्गदर्शक होनी चाहिए। दुर्भाग्य से ब्रिटिश शासन में मैकाले और स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े शिक्षाविदों ने राजनीतिक स्वार्थों के लिए शिक्षा का दुरुपयोग किया, और जिससे छात्रों, समाज और राष्ट्र को खासा नुकसान हुआ। वर्तमान में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र सरकार से की जा रही राजनीतिक रस्साकसी न केवल अवांछनीय है, बल्कि तमिलनाडु के छात्रों के हित में भी नहीं है, और यह भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप भी नहीं है। वर्तमान विवाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के कुछ और विशिष्ट रूप से उसके भाषाई प्रावधानों को लेकर उठाए। स्टालिन एनईपी के कई पहलुओं जैसे त्रिभाषा सूत्र और कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का विरोध कर रहे हैं, और त्रिभाषा सूत्र को लेकर उनका आरोप है कि यह तमिलनाडु पर हिंदी संस्कृत को थोपता है और इससे तमिल भाषा और संस्कृति पर खतरा है। स्टालिन ने एनईपी को समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री स्कूल से जोड़ने के लिए भी केंद्र सरकार की आलोचना की है, और प्रधानमंत्री मोदी ने से समग्र शिक्षा अभियान के तहत धन जारी करने की अपील की है, और इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय संविधान के संघीय चरित्र का भी हवाला दिया है। शिक्षा संवर्ती सूची में आती है और इसमें राज्यों को पूरी स्वायत्ता है। तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ की कोशिश में स्टालिन सरकार इस तरह के दावे कर रही है कि इस आशंका में कि द्रमुक इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ न उठा ले। तमिलनाडु की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी स्टालिन के 100 में 100 मिला रही हैं। मुद्दे को पूरी तरह से समझने के लिए एनईपी 2020 का निर्माण प्रक्रिया को जानना प्रासंगिक है। वो आप देखते हैं कि हिंदी का विरोध करते हैं दक्षिण भारत के राज्य। 21वीं सदी की सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हुई एनईपी 2020 को दुनिया भर में सराहा गया। तमिलनाडु सहित देश के चारों कोनों से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और आप देखिए 676 जिलों के शिक्षाविदों और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव के आधार पर तैयार एनईपी 2020 सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय है। एनईपी तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन स्वयं तमिल मूल के हैं, और एनईपी को तो भारतीय भाषाओं और बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, और इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाएं शामिल हैं। नया त्रिभाषा सूत्र पहले यानी 1968 और 86 की त्रिभाषा नीतियों की तुलना में अधिक समावेशी और लचीला है। पहले की त्रिभाषा नीति में हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी, हिंदी और एक अन्य भारतीय भाषा की पढ़ाई जाती थी, जबकि हिंदीतर राज्यों में अंग्रेजी राज्य की क्षेत्रीय भाषा और हिंदी का प्रावधान था। लेकिन नई नीति में छात्र कोई भी 2 भारतीय भाषाएं पढ़ सकता है, और अब हिंदी या कोई भी भाषा विशेष अनिवार्य नहीं है। यानी तमिलनाडु या किसी भी राज्य का छात्र तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, हिंदी, संस्कृत या 8वीं अनुसूची में कोई भी भाषा पढ़ सकती है। इसके लिए स्टालिन का यह दावा है कि तमिलनाडु पर हिंदी या फिर संस्कृत थोपी जा रही है, भ्रामक और भड़काऊ है। नए त्रिभाषा सूत्र से छात्रों को अन्य भाषाओं
भाषाओं और संस्कृतियों को समझने का अवसर मिलेगा। इससे तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के लोगों को व्यापार, व्यवसाय और अन्य क्रियाकलापों में आसानी होगी। संवैधानिक दृष्टिकोण से भी त्रिभाषा नीति भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप है, क्योंकि त्रिभाषा से उपजे बहुभाषावाद से लोगों में आपसी समझ एवं आत्मीयता बढ़ेगी। भाषाएं केवल संचार के माध्यम नहीं है, साहित्य सांस्कृतिक समझ को विकसित कर सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा भी दे देती हैं। शिक्षा संबंधी सूची में लेकिन अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि राज्य और केंद्र के कानून में विरोधाभास हो तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 257 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें ऐसे कदम न उठाएं जो केंद्र की नीतियों में अवरोध बने। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या फिर मल्टीपल एंट्री एग्जिट जैसी व्यवस्था को सराहनीय और छात्र हित में है और इनका विरोध विशुद्ध राजनीति ही है। यदि भविष्योन्मुखी एनईपी 2020 तमिलनाडु में लागू नहीं होगी तो वहां के छात्र राष्ट्रीय और वैश्विक अवसरों से वंचित रह जाएंगे। स्टालिन बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार तमिल भाषा और संस्कृति को कमजोर कर रही है, जबकि मोदी संभवतः पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तमिल भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने की अधिकतम प्रयास किया। तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर के नाम पर विश्व भर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की योजना, तमिल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए तिरुकुरल और अनेक प्राचीन तमिल ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराकर उन्हें प्रसारित करना, वाराणसी में काशी तमिल संगम के जरिए उत्तर भारत में तमिल भाषा संस्कृति के प्रचार की दूरदर्शी पहल, तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर देश भर में भारतीय भाषा उत्सव मनाना या फिर तमिल भाषा में विभिन्न अखिल भारतीय परीक्षाओं की आयोजन कराना, ये सभी कदम प्रधानमंत्री मोदी की तमिल भाषा संस्कृति के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में वैल्यू एडिशन कोर्स के कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनका नाम प्रोफेसर निरंजन कुमार, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और देखिए इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। 3 देशों से लगती है, क्या 3 राज्यों से लगती है, देश अलग बात है। और एक बात याद रखिएगा, क्या RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। विधानसभा में 234 सीटें हैं, विधान परिषद नहीं है, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिए। आशावाद का महत्व। आशावाद केवल एक मानसिक प्रवृत्ति नहीं है, अपितु जीवन को गतिशीलता प्रदान करने वाला दार्शनिक दृष्टिकोण है। आशावाद व्यक्ति को निराशा, संदेह और हतोत्साह के अंधकार से निकालकर संभावनाओं के प्रकाश में खड़ा करता है। आशावादी व्यक्ति केवल परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से नहीं देखता है, बल्कि प्रतिकूलताओं में भी संभावनाओं का बीज खोज लेता है। प्रख्यात अमेरिकी विचारक हेलेन केलर ने कहा है कि आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। आशा और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मानव जीवन अनिश्चितता से परिपूर्ण है, जहां सफलता और असफलता, सुख और दुख, उत्थान और पतन का चक्कर अनवरत चलता रहता है। ऐसे में यदि व्यक्ति नकारात्मकता के भार से ग्रस्त हो जाए तो उसकी चेतना निष्क्रिय हो जाती है और वह पराजय को ही अंतिम सत्य मान बैठता है। इसके विपरीत आशावाद व्यक्ति को हर कठिनाई में एक नया मार्ग दिखाता है और जिससे वह अपने धैर्य की ओर निरंतर अग्रसर रह सकता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि आशावान व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर देखता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह सिद्ध कर चुका है कि आशावादी व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासी, सृजनशील और मानसिक रूप से सशक्त होते हैं और वे जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं, निरंतर नवाचार की ओर अग्रसर रहते हैं। आशावाद न केवल व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। और आप देखिए जीवन में सतत प्रेरणा, आत्मबल और उत्साह बनाए रखने हेतु आशावाद ही सबसे बड़ा संबल है। आशावाद के महत्व पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने यथार्थ ही कहा कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। आशा ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, आशा ही तो रहती है सब, समझ रहे हैं आप लोग। सेहत का संदेश। प्रधानमंत्री ने सेहत के प्रति जागरूकता लाने और इस क्रम में मोटापे से लड़ने के लिए अपने अपने क्षेत्र के 10 जाने माने लोगों को नामांकित कर यही रेखांकित किया है कि समस्या की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। और मोटापे से आजकल बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, बहुत सारे लोग इससे पीड़ित भी है। उन्होंने आनंद महिंद्रा, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनु भाकर, मीराबाई चानू, मोहनलाल नंदन
नंदन नीलेकणी और उमर अब्दुल्ला, आर माधवन, श्रेया घोषाल और सुधा मूर्ति को नामांकित करते हुए अपेक्षा जताई कि ये सभी मोटापे के खिलाफ लड़ाई की अलग जगाने के साथ खाद्य तेल की खपत कम करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री ने समाज में असर रखने वाली इन हस्तियों से 10-10 और लोगों को इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्य से नामांकित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री की अपील कुछ वैसी ही है जैसे उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ करते समय की थी। इस पहल के भी अनुकूल परिणाम सामने आने चाहिए, और लेकिन इसमें वांछित सफलता तभी संभव है जब आम लोग यह समझेंगे कि सेहतमंद जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता बढ़ गई है। आज की सुविधापूर्ण जीवन शैली मोटापा बढ़ाने का काम कर रही है। अब लोग उतना शारीरिक श्रम नहीं करते हैं जितना पहले अपनी सामान्य दिनचर्या के तहत किया करते थे। इसके अतिरिक्त खान पान की आदतें भी मोटापा बढ़ा रही हैं। मोटापा को लेकर लोगों को सचेत होने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि वह अनेक बीमारियों का कारण बनता है। बीमार शरीर केवल कार्य क्षमता को कम करने का ही काम नहीं करता है बल्कि स्वास्थ्य पर खर्च भी बढ़ता है। सेहतमंद लोग किसी भी देश के लिए एक बड़ी पूंजी होते हैं। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो लोग मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और वे अपना काम कहीं अधिक तत्परता और निपुणता से करते हैं। इसका लाभ केवल उन्हें ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और देश को भी मिलता है। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने सेहत जीवन शैली की जरूरत को समझाया, लेकिन इसके लिए जागरूकता अभियान छेड़ने के साथ ही मिलावटी और द्वैम दर्जे की खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए भी कुछ करना होगा। यह किसी से छिपा नहीं कि अपने देश में बड़े पैमाने पर मिलावटी और द्वैम दर्जे की खाद्य सामग्री बनती एवं बिकती है। इसमें एक बड़ा हिस्सा उस खाद्य सामग्री का होता है जो सड़क किनारे की दुकानों पर मिलती है। इस सामग्री में केवल खाद्य तेल की मात्रा ही अधिक नहीं होती है बल्कि वह मिलावटी भी होता है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी के चलते द्वैम दर्जे की खाद्य सामग्री घरों में ही भी इस्तेमाल होती है। इनमें खाद्य तेल भी है। आज जब बाजार का खाना खाने का चलन बढ़ रहा है तब सरकार को यह सुनिश्चित करना ही चाहिए कि उसकी शुद्धता से कोई समझौता ना होने पाए। आजकल आप देखिए मिलावटी सामान को लेकर कितनी बातें हो रही हैं और बिक भी रहा है। आप देखेंगे लोग बिना डर के बेचते भी हैं। सुविधाजनक पहल। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए प्रवेश शुल्क भुगतान की सुविधा को व्यवस्थित करने के लिए सरकार की ओर से की जा रही पहल सराहनीय है। शुरुआती चरण में वाहन चालकों को प्रदेश के 6 टोल बैरियर पर प्रवेश कर भुगतान फास्टैग से करने की सुविधा मिलेगी। इसके बाद सभी 55 बैरियर पर इसे शुरू किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैरियर की नीलामी होने वाली है। इसमें सरकार की ओर से शर्त रखी जाएगी कि चयनित इकाइयों के सफल टोल पट्टेदारों को 45 दिन के भीतर फास्टैग आधारित प्रवेश कर प्रणाली का क्रियान्वयन करने की औपचारिकता पूरी करनी होगी। निश्चित तौर पर इससे वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी, कई लाभ भी होंगे। अक्सर देखा गया है कि टोल बैरियर पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। इससे वाहन चालकों का समय भी बर्बाद होता है, जाम के कारण ईंधन भी खपता है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर भी पड़ता है और प्रदूषण भी फैलता है। वास्तव में हम ईंधन संबंधी जरूरतें आयात के जरिए पूरी करते हैं। हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं, हम लोग खरीदते हैं बाहर से। इस पर बहुत खर्चा करना पड़ता है, हमारा पैसा विदेश चला जाता है। कई बार टोल कर्मियों पर मनमानी दरें वसूलने के आरोप भी लगते हैं। फास्टैग से भुगतान होने से वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी, उनके समय और ईंधन की बचत भी होगी। मनमाने दाम भी नहीं वसूले जा सकेंगे, वाहन अधिक देर तक बैरियर पर नहीं रुकेंगे और जिससे यातायात की समस्या का भी काफ़ी हद तक समाधान हो सकेगा। जेब में नकद रखने की चिंता भी नहीं रहेगी। या आप देखिए हिमाचल प्रदेश, शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ स्वच्छ नदियों पर निर्भर हमारा अस्तित्व। यमुना नदी न केवल दिल्ली के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी जीवन रेखा का काम करती है। और देखिए यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है ना। हालांकि पिछले कुछ दशकों से यमुना नदी प्रदूषण को गंभीर समस्या से जूझ रही है और इसका पानी न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। यमुना नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक और घरेलू कचरे का सीधे नदी में बहाया जाना है। यमुना की सफाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो न केवल प्रदूषण को कम करने पर ध्यान केंद्रित करे बल्कि नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को भी पुनर्स्थापित करे। इसके लिए हाल में दिल्ली सरकार ने एक बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है और इसमें सबसे पहले यमुना नदी के बरसों से जमा कचरा, गाद और गंदगी को हटाया जाना शामिल है। यह कार्य नदी के प्रवाह को बेहतर बनाने और प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करेंगे। इसके लिए आधुनिक मशीनों और तकनीकों का उपयोग किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सफाई प्रक्रिया प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल हो। दूसरी रणनीति है प्रमुख
नालों की सफाई करना। यमुना नदी में प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत नजफगढ़, सप्लीमेंट्री और अन्य प्रमुख नाले हैं और इनमें औद्योगिक और घरेलू कचरा बहकर नदी में मिलता है और जिससे प्रदूषण बढ़ता है और इसलिए इन नालों की सफाई भी यमुना की सफाई के लिए महत्वपूर्ण कदम है। तीसरी रणनीति के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों की निगरानी की जाएगी। दिल्ली में कई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो सीवरेज को साफ करके नदी में छोड़ने के लिए बनाए गए हैं। इन प्लांटों की कार्यप्रणाली की निगरानी करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही तरीके से काम कर रहे हैं। यदि एसटीपी सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो वे नदी में प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। औद्योगिक इकाइयाँ भी यमुना नदी में प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत हैं। कई औद्योगिक इकाइयाँ अपने कचरे को सीधे नदी में छोड़ देती हैं और जिससे नदी का पानी दूषित हो जाता है। इसलिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को औद्योगिक इकाइयों द्वारा नालों में डाले जाने वाले कचरे पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। दिल्ली सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को लगभग 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा और यह एक चुनौतीपूर्ण समय सीमा है, लेकिन यदि सभी हितधारक मिलकर काम करते हैं तो आप देखिए और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यदि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और सही दिशा में प्रयास करें तो यमुना नदी को फिर से साफ बनाया जा सकता है। यदि नदी साफ होगी तो लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ पानी मिलेगा और जिससे बीमारियों का खतरा कम होगा। बाकी आप लोग बताइए। देखिए ये भी टिप्पणियाँ रहती हैं, टिप्पणियाँ देख लिया करिएगा आप लोग, ये टिप्पणियाँ रहती हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये भारत और अमेरिका संबंध और ट्रंप की बातें हो रही हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री साहब अमेरिकी दौरे पर गए थे ना, तो अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर काबिज होती ही निर्णय लेने शुरू कर दिए। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। इन वादों में सबसे प्रमुख अमेरिका को दोबारा महान बनाना शामिल है और आप देखेंगे कि उनकी मंशा नई कूटनीति तथा रणनीति के तहत पूरी दुनिया पर दबाव बनाना है। भारत के मामले में आप देखिए, मामले में भी ट्रंप बदले से नजर आ रहे हैं। ट्रंप के नेतृत्व में आक्रामकता, लेन देन संबंधी कूटनीति और अमेरिकी प्रभुत्व से दुनिया को हाँकने के प्रयास की झलक साफ दिखती है। ट्रंप जब 2017 में पहली बार सत्ता संभाले थे तब सप्ताह भर के भीतर ही 7 मुस्लिम आप देखते हैं कि बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया, यमन, सूडान और सोमालिया शामिल थे। और अब दूसरी पारी में अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को बेड़ियों के साथ उनके देश वापस भेज रहे हैं, जिसमें भारत के नागरिक भी शामिल हैं। पीव रिसर्च सेंटर की विश्लेषण के अनुसार भारत के 7,25,000 से अधिक लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। ये बड़ी संख्या होती है, 7,25,000 और दूसरे देश में रह रहे हैं। और आप देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि इस मामले में भारत मेक्सिको, अल सल्वाडोर के बाद तीसरे स्थान पर है। H1B वीजा के मामले में भी भारतीय अमेरिकी असमंजस की स्थिति में अमेरिकी में पैदा ऐसे लोगों के बच्चों की नागरिकता भी सवालों में है। वैसे अमेरिका हमेशा से अमेरिका प्रथम की नीति पर रहा है और उसकी नीति स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की रही है। इसके लिए वह हमेशा सौहित को तरजीह देता है और महज 33 करोड़ की जनसंख्या वाला यह देश 20 लाख करोड़ डॉलर से अधिक देश की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जबकि चीन 16 लाख करोड़ डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर। भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या है मगर अभी अर्थव्यवस्था मात्र 4 लाख करोड़ डॉलर के आसपास ही है। और इन दिनों आप देखें कि ट्रंप की कूटनीति के प्रभाव से यूरोपीय संघ से लेकर कनाडा, मेक्सिको से चीन तक कोई भी देश अछूता नहीं है। यहाँ तक कि यूरोपीय राष्ट्र जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के गठबंधन की आधारशिला थे, वे भी ट्रंप के निशाने पर है। अमेरिकी की नीति में आया यह बदलाव उसके सहयोगियों और विरोधियों को अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि ट्रंप गठबंधन और राजनयिक मानदंडों से ऊपर अमेरिकी हितों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सही भी है, अपने देश को कौन आगे ना बढ़ाना चाहेगा। और फिलहाल ट्रंप और मोदी में क्या कुछ समान है, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम वर्षों पहले ही चला चुके हैं, जबकि ट्रंप भी अमेरिका में निवेश की चाहत रखते हैं। ट्रंप जहां करों में कटौती और नियमों को कम करने की सरकारी दक्षता बढ़ाने की इच्छा से युक्त हैं, वहीं मोदी न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति पर चलते हैं। और एनआरसी के माध्यम से जहां मोदी सरकार अपने यहां अवैध प्रवास कर रहे लोगों के लिए एक सख्त नियम बनाने पर विचार कर रही है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में कदम उठा चुके हैं। आप सोचिए कि 2014 से हमारी सरकार विचार कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप आप देखते हैं जनवरी में शपथ लेते हैं और वो उठा चुके हैं कदम। और ट्रंप आप देखते हैं कि अमेरिका को महान बनाने में की कवायद में है, जबकि मोदी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का कल्पना से भरे हैं।
और खास बात यह है कि अमेरिका भारत को एक वैश्विक शक्ति और मौजूद रणनीतिक और रक्षा भागीदार के रूप में उभारने के साथ हिंद महासागर की सुरक्षा के मामले में भारत के प्रति अच्छी दृष्टि रखता है। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप कई मामलों में भारत के प्रति कड़ा और सख्त रवैया भी अपना रहे हैं और कहते हैं कि अमेरिका एक मतलबी दोस्त है और कहते हैं कि चाइना को अगर आगे बढ़ने से रोकना है ना तो वो बिना भारत के संभव भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ देखने को मिल रहा है। जो ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भारत के प्रति नरम और चीन के प्रति सख्त थे, अब वो सबको एक ही नज़र से देख रहे हैं। इसके चलते संरक्षणवादी नीतियों और वैश्विक व्यापार में शक्ति का सहारा लेते दिख रहे हैं। ट्रंप की नीतियों ने से वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद का चलन बढ़ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका उन देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा जो व्यापार में अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने, आप देखते हैं कि क्या इसमें आप देखेंगे कि उच्च टैरिफ वाले देशों के रूप में चीन, भारत और ब्राजील का नाम लिया है। ये सभी देश ब्रिक्स समूह में शामिल हैं। वह धमकी भी दे रहे हैं कि ब्रिक्स देश नई मुद्रा को लेकर कोई कदम उठाते हैं और डॉलर का उपयोग कम करते हैं तो इसमें शामिल सभी देशों पर टैरिफ लगाएंगे। अच्छी बात है कि भारत इन सब पर कूटनीतिक चुप्पी साधे हुए, अभी इसकी आवश्यकता भी है। समय आने पर रणनीतिक कदम उठाने चाहिए। और हमारे वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो जनवरी 2025 में अमेरिका को भारत का निर्यात सालाना आधार पर 39% बढ़कर लगभग $8.5 अरब हो गया, जबकि आयात लगभग 34% बढ़कर $3.5 अरब पार कर गया। वित्त वर्ष 2023-24 में आप देखिए दोनों देशों के बीच लगभग $120 अरब का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। दोनों देशों ने $500 अरब के दो तरफा व्यापार समझौते की ओर बढ़ने पर सहमति जताई। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा को हो चुकी है। फिलहाल भारत और अमेरिका की दोस्ती की कीमत से ट्रंप पूरी तरह भिज्ञ है और भारत भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि अमेरिका उसके लिए क्या मायने रखता है। अंततः भविष्य में यह भी देखना होगा कि जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा, इजरायल फलस्तीन, ईरान एवं रूस यूक्रेन युद्ध समेत चीन तथा अन्य देशों एवं मुद्दों के प्रति ट्रंप का क्या रवैया रहता है। ये आप देखेंगे भैया, ये भारतीय चुनाव में अमेरिकी धन का हस्तक्षेप अभी चल रहा है ना, यूएसएड का मामला। पूंजीवादी देश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आर्थिक मदद बेवजह नहीं होती है और इनमें आप देखिए विकासशील देशों में अपने हित साधने का मकसद प्रच्छन्न रहता है। ऐसा ही कुछ उद्देश्य भारत में मतदान बढ़ाने के मकसद से अमेरिका द्वारा दी गई मदद में अंतर्निहित है। साफ होना चाहिए कि भारत में मतदान बढ़ाने के लिए दी गई आर्थिक मदद से अमेरिका को क्या लाभ होने वाला था, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि पहले अमेरिका के उद्योगपति एलन मस्क को फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देकर बताया कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह राशि भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए दी थी, यानी भारत में नरेंद्र मोदी की सत्ता के बजाय किसी और की सत्ता चुनी जाए। $2.1 करोड़ की यह वित्तीय मदद अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यूएसएड द्वारा देश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर दी गई थी। अब इस अनुदान पर ट्रंप ने रोक लगा दी और ट्रंप ने इस राशि को घूस कहा है और अनेक विदेशी एजेंसियों और एनजीओ देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्त्री सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण विकास के नाम पर आर्थिक सहायता देते रहते हैं, जिससे उनके व्यवसाय के धार्मिक हित भी सत्य हैं। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में कानून बनाकर इसे रोकने के प्रयास किए ताकि देश विरोधी गतिविधियां चलाने के मकसद से विदेशी धन नहीं आने पाए। कोई विदेशी आर्थिक मदद मिले तो वह भारत सरकार के माध्यम से आए। माना जा रहा है कि भारत में आई यह धनराशि 4,000 करोड़ रुपए की उस अंतर्राष्ट्रीय निधि का हिस्सा था जिसे कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्टैंडिंग नाम की संस्था ने जारी किया था। CPPS ने इसे 3 स्वयंसेवी संगठनों को दिया था। इनमें से आप देखिए IFES NGO चुनाव से जुड़ी शिक्षा एवं जागरूकता के लिए मुहिम चलाता है। NDI आप देखते हैं NGO संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत देने का अभियान चलाता है और IRI संगठन चुनाव एवं अन्य संस्थाओं में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने यह माना कि यूएसएड की ओर से वित्त पोषित एक अमेरिकी संस्था से निर्वाचन आयोग का समझौता हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं ली गई थी। अतः सवाल उठता है कि फिर समझौता किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हुआ था। तय है कि भारत सरकार इस वित्तीय मदद की जांच करती तो परत दर परत कई रहस्य उजागर होंगे। भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया किसी भी प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप देश विरोधी हरकत है। यह मदद 2012 से शुरू हुई थी। उस समय कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की केंद्र में सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। यह सच है कि पश्चिमी देश भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार, महिला कल्याण, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, एड्स, अन्न, कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए उदारता से कई NGO को अनुदान देते हैं।
लेकिन इसके पीछे उनकी कुटिल मंशा भी छिपी होती है। इनके जरिए इन देशों में भी पर्यावरण संरक्षण, वन विकास के नाम पर विकास कार्यों में बाधा पैदा करने का काम करते हैं। ज़्यादातर एनजीओ इसके लिए न्यायालयों में जनहित याचिकाएं लगाकर सरकार के फैसलों में अड़ंगा लगाती हैं। अब चुनाव में मतदान बढ़ाने के नाम पर हस्तक्षेप करने से यह पता चलता है कि भारत की स्वायत्त संस्थाओं को प्रभावित करने में भी वे लगे हुए हैं। और देखिए एक बात बताऊं, मदद कोई भी करे, कोई भी आप पर पैसा खर्च करेगा बिना स्वार्थ के वो नहीं करेगा, ये तो आप भी जानते हैं। अब आप देखिए एलन मस्क ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का खुल के प्रचार किया, अब मलाई खा रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। हमारे देश में आप देखिए जो सरकार रहती है सत्ता में उसको सबसे ज़्यादा चंदा मिलता है बड़े बड़े बिजनेस घरानों से, क्योंकि काम भी तो उनके उन्हीं से रहता है और टेंडर भी उन्हीं को मिलते हैं, उनको छुट्टी ही उन्हीं को मिलती है, तो ये नॉर्मल सी बात है। और वो कहते हैं ना कुछ कीमत होती है तो कुछ देनी पड़ती है, उसकी कुछ चुकानी पड़ती है, फ्री का आजकल कुछ नहीं रहता है। आप लोग क्या सोचते हैं, समझदार हैं आप लोग, बताइए। ये महाकुंभ का जो चल रहा है उसी का हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश, भारत में एक उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती। 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। और जो आप देखते हैं ना विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, इन्हें कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और उत्तर प्रदेश का ही शहर है प्रयागराज, जहां महाकुंभ हो रहा है। ठीक है, पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे आप लोग। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी PDF आपको दे दी जाती है। मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ठीक है, देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये रूस, यूक्रेन देख रहे हैं, यहाँ इजराइल, आपको ये भूमध्य सागर देखने को मिलेगा, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब भी पढ़ लिया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।